Hello everyone. In this video we'll discuss Unit 1 of Financial Accounting. So Unit 1 में हम क्या क्या पढ़ेंगे? Definition, nature and scope of accounting, concept and conventions, introduction to financial statement, capital and revenue items, and Indian Accounting Standard and IFRS. So first of all, accounting क्या होता है? Accounting is the art of recording, classifying, summarizing in a significant manner transactions and events which are of financial character and interpreting the result thereof. Means जब भी फाइनेंशियल कैरेक्टर होते हैं मतलब मनी से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, उनको समराइज़ करते हैं एक सिग्निफिकेंट मैनर में, एक प्रिस्क्राइब मैनर में, तो उस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग बोलते हैं. नाउ नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग का क्या नेचर एंड स्कोप है? तो फर्स्ट क्या है? आइडेंटिफाइंग एंड ट्रांजैक्शन इवेंट. मतलब जो भी ट्रांजैक्शन हमने किया है, ठीक है, क्योंकि हम लोग डे टू डे में एक कंपनी या एक बिजनेस कितने ट्रांजैक्शंस करती है, तो उन्हीं ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा ट्रांजैक्शन हमको अकाउंटिंग में ले जाना है. क्योंकि खाली हम लोग जो इन टर्म्स ऑफ मनी के टर्म्स में या फाइनेंशियल टर्म्स में जो ट्रांजैक्शन होते हैं उन्हीं को हम लोग इंक्लूड करते हैं अकाउंटिंग में, राइट. तो उन्हीं को पहले आइडेंटिफाई करना होता है. सेकेंड वन इज मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन इवेंट्स. ठीक है, सेकेंड क्या होता है? जो भी हमने आइडेंटिफाइड किया हुआ है ट्रांजैक्शन इवेंट को, उनको मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी के. थर्ड वन रिकॉर्डिंग, मतलब एंटरिंग द ट्रांजैक्शन द बुक्स ऑफ ऑरिजिनलिटी. मतलब हमने मेजर कर लिया इन टर्म्स मनी, अब क्या करते हैं? उसको हम रिकॉर्ड करते हैं. बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होते हैं, उसमें हम लोग सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं. फोर्थ क्या है? क्लासीफाई. क्लासीफाई हमने रिकॉर्ड कर ली एक बार सारी एंट्रीज को, सारे ट्रांजैक्शन को. उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या होता है? क्लासीफाई करना. क्लासीफाई मतलब ट्रांजैक्शन ऑफ सिमिलर टाइप और एक्यूमुलेट एट वन प्लेस. मतलब जो जो सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन हमको लगते हैं, ठीक है, जो सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन लगते हैं उनको हम लोग एक प्लेस में एक्यूमुलेट करते हैं. मतलब जो भी हमारा ओरिजिनल एंट्री जो जर्नल होता है, उस जब हम लोग जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लासीफाइंग. देन फिफ्थ वन इज समराइजिंग. समराइजिंग मतलब फाइनली जो हमने अपना ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया, फिर जो सिमिलर टाइप के थे ट्रांजैक्शन को एक प्लेस में एक्यूमुलेट किया. अब इसके बाद हम लोग कहते हैं समराइज, मतलब कि सारे ट्रांजैक्शन को समराइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ओके, स्टेप इज एनालाइजिंग. फिर जो भी हमने समराइज किया होता है सारे ट्रांजैक्शन, उसको हम लोग एनालाइज करते हैं. सेवेंथ इज इंटरप्रेटिंग एंड एट वन इज कम्युनिकेटिंग. कम्युनिकेटिंग मीन जो हमारा हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो जाता है, उससे जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो कम्युनिकेट होती है यूज़र्स को. मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कौन यूज़र्स होते हैं? तो शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट है, ठीक है, वो सब क्या होते हैं? यूज़र्स होते हैं. तो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के जो भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हो रही होती है वो यूज़र्स ग्रैब करते हैं और अपना जो भी उनको डिज़ायर्ड डिसीजन लेना होता है कंपनी से रिलेटेड कि हमको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो वो सारे जो डिसीजंस होते हैं वो कम्युनिकेट कैसे होती है? हमारे ये जो फाइनल हम लोग अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लेते हैं उससे. ओके, देन हमारा आता है कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, ड्यूल एस्पेक्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, एक्चुअल कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. ओके, तो ये सारे कॉन्सेप्ट होते हैं. अगर एग्ज़ाम में आए तो आप लोग पहले इसी तरह एक फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करिएगा. इसमें एग्जामिनर में अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है. तो पहले अच्छे से ऐसे फ्लो चार्ट आप प्रिपेयर कर लीजिए, उसके बाद ये सारे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करिएगा. तो फर्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट. मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट इन अकाउंटिंग रिफर्स टू दैट कॉन्सेप्ट दैट ऑल द मटेरियल आइटम्स शुड बी रिपोर्टेड प्रॉपरली इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, मतलब जो भी मटेरियल फैक्ट है वो प्रॉपरली रिपोर्ट होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. Material items are considered as those items whose inclusion or exclusion results in significant changes in the decision making for the users of business information. मीन्स मटेरियल आइटम मतलब जितने भी मटेरियल आइटम्स वो सारे आइटम होते हैं, मतलब जिनको इंक्लूड करने से या डिसक्लूड अगर हम लोग कर रहे हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस हो रहे हैं.
ठीक है। तो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट ऑल्सो अलाउज फॉर द प्रोविजन ऑफ इग्नोरिंग अदर accounting principles if doing so doesn't have an impact on the financial statement of the business concern. और तभी जो हमारी सारी इंफॉर्मेशन होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो सारी हमारी मटेरियल फैक्ट्स होना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें जितना भी मटेरियल फैक्ट होता है वो डिस्क्लोज करना ज़रूरी होता है। मैं आपको बताती हूँ, जैसे एक कस्टमर है, उसने 100 रुपये का कुछ डिफ़ॉल्ट कर दिया और कंपनी का पूरा जो नेट एसेट था वो 5,000 करोड़ का था, तो इससे कंपनी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो कस्टमर जो 100 रुपये का ही डिफ़ॉल्ट किया तो ये इममटेरियल फैक्ट हुआ कंपनी के लिए। मगर इसी जगह अगर डिफ़ॉल्ट अमाउंट हमारा 200 करोड़ का हुआ, तब हमारी कंपनी को ऑफकोर्स इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमारा नेट जो एसेट है वही 5,000 करोड़ का है और कोई 2,000 करोड़ का डिफ़ॉल्ट कर रहा है, तो वो उससे अफेक्ट होगा। तो वही है, जितने भी मटेरियल फैक्ट, इंपॉर्टेंट मटेरियल फैक्ट है, वो सारे डिस्क्लोज करना ही होता है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ओके, सेकेंड है हमारा कंसिस्टेंसी। सो कंसिस्टेंसी क्या होता है? कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल स्टेट्स दैट बिजनेस शुड मेंटेन द सेम अकाउंटिंग मेथड और प्रिंसिपल्स थ्रू आउट द अकाउंटिंग पीरियड। मतलब जो भी अकाउंटिंग पीरियड है, वो सारे अकाउंटिंग पीरियड में बिजनेस को एक ही तरह का अकाउंटिंग मेथड और एक ही तरह का अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करना है। ये नहीं कि एक अकाउंटिंग पीरियड में हमने कोई और अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो कर लिया, दूसरी में दूसरा कोई अकाउंटिंग मेथड यूज़ कर, नहीं। इससे क्या हो जाएगा, हमारा कंपैरिजन या जो भी हमको रिजल्ट चाहिए वो हमको नहीं मिलेगा। तो जो बिज़नेस है उसको हर अकाउंटिंग पीरियड में सेम ही अकाउंटिंग पॉलिसी या सेम ही अकाउंटिंग मेथड फॉलो करना होगा, so that users of the financial statement or information are able to make meaningful conclusion। तभी जो भी हमारा फाइनल कंक्लूजन निकलेगा वो मीनिंगफुल होगा, राइट। तो थर्ड वन इज कंजर्वेटिव्स। तो हमारा कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट क्या होता है? सो कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट ये होता है दैट रिक्वायर्स कंपनी अकाउंट टू बी प्रिपेयर्ड विथ कॉशन एंड हाई डिग्री ऑफ वेरिफिकेशन। All probable losses are recorded when they are discovered, while gain can only be registered when they are fully realized। मतलब जितने probable loss हो सकते हैं उनको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जब वो डिस्कवर हो जाते हैं, मगर अगर कोई probable gain होने वाला है हमको, उसको तभी हम लोग लिखते हैं जब वो पूरी तरीके से fully realize हो जाते हैं। ओके, तो हमारा थर्ड है ड्यूल एस्पेक्ट। ड्यूल एस्पेक्ट क्या होता है? तो ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इंडिकेट्स दैट ईच ट्रांजैक्शन मेड बाय अ बिजनेस इम्पैक्ट द बिजनेस इन 2 डिफरेंट एस्पेक्ट विच आर इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर। मतलब हर एक ट्रांजैक्शन 2 अकाउंट को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अ बायर पेज कैश इन रिटर्न फॉर अ परचेज आइटम वाइल द सेलर गेन्स कैश फॉर द सोल्ड आइटम। मीन्स एक बायर है, उसने पैसा दिया किसी गुड्स के लिए और सेम सेलर के पास क्या आया? पैसा आया। मतलब यहाँ पे बायर के पास से पैसा गया और सेलर के पास से क्या हुआ? पैसा आया। तो ये क्या 2 अकाउंट को अफेक्ट कर रहा है ना, सेम नेचर में, विच आर इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर। मतलब जिनका नेचर ऑपोजिट है बट दे आर इक्वल। मतलब यहाँ किसी बायर के पास से पैसा गया और इधर सेलर के पास पैसा आया, तो ये 2 अकाउंट को अफेक्ट कर रहा है। तो यही हमारा ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट होता है। यही दिस कॉन्सेप्ट फॉर्म द बेसिस ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग। यही ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट की वजह से ही जो हमारा डबल एंट्री अकाउंटिंग होता है इसी कॉन्सेप्ट पे बेस होता है। हमारा फोर्थ क्या है? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट इज अ रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल दैट स्टेट्स दैट द इनकम और रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन अर्न। मतलब रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमारा जो भी इनकम है या रेवेन्यू है, हम लोग तभी रिकग्नाइज करते हैं जब हमको ये अर्न हो जाता है, जब हमको ये मिल जाता है, ठीक। कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट इज एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल दैट रिकॉर्ड एसेट एट द रिस्पेक्टिव कैश अमाउंट एट द टाइम द एसेट वॉज परचेज और एक्वायर्ड। मतलब जिस टाइम पे हमने एसेट को खरीदा था, उस टाइम जो कैश अमाउंट था उस पे ही हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उस एसेट को। तो ये हमारा क्या होता है? कॉस्ट प्रिंसिपल होता है। देन हमारा क्या है? मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट क्या होता है? द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट अ बिजनेस शुड ओनली रिकॉर्ड इन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन if it can be
एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब वही ट्रांजैक्शन हमको रिकॉर्ड करना है जो मनी के टर्म्स में, मनी के टर्म्स में नहीं है तो उसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मीन्स कोई क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, सॉरी क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन को ही हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, कोई क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। जो हमारे मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं उसको ही हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ये हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है। क्या पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट में क्या होता है, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट में क्या होता है, स्टेट्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन कैन रिपोर्ट इट्स फाइनेंशियल रिजल्ट विद इन सर्टेन डिजिग्नेटेड पीरियड्स ऑफ टाइम, मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन को अपना जो भी फाइनेंशियल रिजल्ट है एक डेजिग्नेटेड पीरियड ऑफ टाइम में उसको क्या करना होता है, रिपोर्ट करना होता है। जैसे हम लोग का अकाउंटिंग पीरियड होता है ना हमारा, तो उसी में पीरियोडिक कॉन्सेप्ट मतलब होता है कि एक पीरियड, एक सर्टेन डिजिग्नेटेड पीरियड ऑफ टाइम में हमारे ऑर्गेनाइजेशन को अपना फाइनेंशियल रिजल्ट रिपोर्ट करना होता है, राइट। क्या है एक्रुअल कॉन्सेप्ट, एक्रुअल कॉन्सेप्ट में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड एट द टाइम इट टेक प्लेस एंड नॉट एट द टाइम व्हेन सेटलमेंट इज, मतलब इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होता है, वो ट्रांजैक्शन को हम लोग तभी रिकॉर्ड कर देते हैं जब हुआ है, तब नहीं कि जब हमारा सेटलमेंट पूरा हो चुका है, नहीं, जब जिस टाइम पे हमारा ट्रांजैक्शन हुआ उसी टाइम पे हम लोग उसको नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे इन अदर वर्ड्स रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन सेल्स आर मेड और सर्विस आर रेंडर, मतलब रेवेन्यू हम लोग तभी रिकॉर्ड कर लेते जब हमारा सेल या सर्विस हमने दे दिया, तभी हम लोग रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लेते हैं। एंड इट इज़ इररेलेवेंट एज टू व्हेन कैश इज रिसीव्ड अगेंस्ट सच सेल, उसके अगेंस्ट हमको कैश अभी मिला है या नहीं मिला है इसके इररेलेवेंट हम लोग जो रेवेन्यू जब हमको रियलाइज़ हुआ तभी हमने नोट कर लिया। मीन्स हमने अपनी सर्विस को रेंडर कर दिया, हमने तभी रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लिया, उससे अभी हमको कैश मिला है नहीं मिला है उससे मतलब नहीं, हमने अपना रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लिया। ये हमारा एक्रुअल कॉन्सेप्ट कहता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट हमारे क्या होता है, ऑफकोर्स मैचिंग कॉन्सेप्ट इज एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल है फॉर रिकॉर्डिंग रेवेन्यू एक्सपेंसेस, जो हमारा रेवेन्यू है एक्सपेंसेस है उनको रिकॉर्ड करना, उनको मैच करना, ये इस कॉन्सेप्ट को हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। क्या है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में क्या होता है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज वन ऑफ द अकाउंटिंग concept that states that a business entity will continue running its operation in the foreseeable future and will not liquidate it or forced to discontinue operations for any reason। मतलब हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमारा बिजनेस हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमारा ये कंटिन्यू होता रहेगा, ठीक है, ये कंटिन्यू होता रहेगा। कभी कोई बिजनेस हम लोग करते हैं ये तो हम लोग नहीं सोच के करते ना कि आने वाले 1-2 साल में हम बंद कर देंगे, नहीं, हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो भी कंडीशन आए, जो भी सिचुएशन आए, हमारा बिजनेस कंटिन्यू रहेगा गोइंग कंसर्न में या गोइंग क्या है कंडीशन में रहेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट।